हमारे देश में नेताओं की कमी तो नहीं है, लेकिन हमारे देश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके नाम के आगे बाहुबली शब्द लगा हुआ है। ये बाहुबली नेता इस तरह के हैं, ये इनके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता, ये कुछ भी कर सकते हैं। बाहुबली का मतलब आप लोग किसी फिल्म की कल्पनाओं में मत खोइएगा, बल्कि ये सचमुच के बाहुबली होते हैं। बाहुबली का अर्थ ये, बाहुबली शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से ली गई है। बाहुबली, बाहु का अर्थ होता है भुजा और बलि का मतलब होता है शक्ति, पावर, यानी जिसकी भुजाओं में शक्ति हो, पावर हो, वही जो है बाहुबली होता है। दोस्तों हमारे देश में आप सभी लोग जानते हैं कि जिसके पास पैसा, राजनीतिक पावर है, वे आज कुछ भी कर सकता है और करके बड़े आसानी से बच जाता है। लेकिन आजकल बचना थोड़ा नामुमकिन सा लगता है, चूँकि आजकल इंटरनेट मीडिया का ज़माना है। चारों तरफ कोई भी कुछ भी काम करता है, चारों तरफ फैल जाता है, वीडियो वायरल हो जाती है। तो कुछ साल पहले ऐसा होता था, जिस समय सोशल मीडिया और इतनी मीडिया जागरूक नहीं हुआ करती थी, उस समय इन बाहुबलियों का राज होता था। जो भी चाहते थे वे कर लेते थे। लेकिन आजकल सोशल मीडिया और सत्ता में बैठे कुछ ऐसे राजनेता जिनकी दृढ़ शक्ति इतनी है कि उनके काम करने के आगे कोई भी बाहुबली अपना सर उठाने का हिम्मत नहीं करता है। शासन के द्वारा उनके उठाए हुए सर को कुचल दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, एक दौर ऐसा था, उस दौर में ये बाहुबली नेता जो चाहते थे वे कर लेते थे। उसी दौर की एक सच्ची कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी आप लाखों बार सुन चुके होंगे, लेकिन आज हम अपनी कहानी में रिसर्च करके कुछ ऐसे बिंदु पर प्रकाश डालेंगे जिसे शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है वे कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि 2000 के दशक में यूपी ही नहीं बल्कि पूरी भारत को हिला करके, दोस्तों आज की कहानी में एक ऐसे राजनेता की कहानी है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन उनके बिना सरकार बनाना शायद किसी राजनीतिक पार्टी के लिए संभव नहीं होता था, चूंकि उनके बिना सरकार नहीं बनाई जा सकती थी। सरकार किसी की भी हो, लेकिन मंत्री वही नेता रहते थे। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मधुमिता शुक्ला हत्याकांड की और अमरमणि त्रिपाठी। दोस्तों, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा कि मधुमिता शुक्ला का जब पोस्टमार्टम कर दिया गया होता है और लाश उनके पैतृक गांव के लिए यानी लखीमपुर खीरी के लिए निकल चुकी होती है, तो उस समय के तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल जी ने क्यों वापस 110 किलोमीटर जा चुकी लाश को गुपचुप तरीके से वापस लखनऊ बुलाया और पोस्टमार्टम कराया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं, और आप अगले किस मर्डर केस पे कहानी सुनना चाहते हैं ये जरूर अपनी राय कमेंट में बताएं, ताकि हम उस केस पे भी रिसर्च करके आपके लिए वीडियो जरूर बनाएंगे। तो दोस्तों, आइए देर न करते हुए वापस लौटते हैं अपनी कहानी में। दोस्तों, 1989 में उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है जिसका नाम महाराजगंज होता है। महाराजगंज में एक विधानसभा क्षेत्र है जिसका नाम लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र होता है। लक्ष्मीपुर से 1989 में अमरमणि त्रिपाठी जी पहली बार विधायक चुने जाते हैं। विधायक चुन करके लखनऊ विधानसभा पहुंच जाते हैं। उसके बाद दोस्तों क्या था, वे 1-2 बार नहीं बल्कि 6-6 बार विधायक चुने जाते हैं। अमरमणि त्रिपाठी जी के बिना
उस समय 1990 के से लेकर के 2000 के दशक में यूपी में सरकार किसी की हो, लेकिन अमरमणि त्रिपाठी जी के बिना सरकार बनाना असंभव था। इस नाते हर मंत्रिमंडल में, नाते हर सरकार में उन्हें मंत्री पद जरूर दिया जाता था। इस नाते उनकी छवि आने वाले समय में काफ़ी कद्दावर नेता के रूप में उभरे। उनके बिना चाहे वे मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे वे मुलायम सिंह की सरकार हो, चाहे वे भाजपा का ही सरकार की क्यों न हो, सभी सरकारों में लगभग लगातार अमरमणि त्रिपाठी जी को मुख्यमंत्री जरूर बनाया जाता था। दोस्तों, हमारी कहानी की दूसरी ओर मधुमिता शुक्ला होती है। मधुमिता शुक्ला दोस्तों काफ़ी कम उम्र में अपनी जोरदार तीखी कविताओं के कारण यूपी ही नहीं बल्कि पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई थी। कम उम्र में इतनी सटीक कविता और अपनी कविताओं के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए वे जानी जाती थी। वे श्रोताओं के दिल पर ऐसा राज करती थी कि वहाँ पे अगर नाम हो जाए कि मधुमिता शुक्ला स्टेज पे अपनी कविताओं के लिए आ रही हैं, वहाँ भीड़ बुलानी नहीं पड़ती थी। अपने आप लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी। लोगों में इतनी मधुमिता शुक्ला का लोकप्रियता हो चुकी थी। दोस्तों, ये वह दौर था जिस समय मनोरंजन के बहुत सारे विकल्प नहीं हुआ करते। ये थी दूसरी किरदार मधुमिता शुक्ला को दिल्ली में एक आयोजन में बुलाया गया था। उसी आयोजन में अमरमणि त्रिपाठी की माँ सावित्री त्रिपाठी जी, जो कि कविताओं में काफ़ी रुचि रखती थी, वे भी वहाँ पहुँची हुई थी। और मधुमिता शुक्ला की कविताओं से सावित्री देवी, अमरमणि की जो माँ होती है, वे काफ़ी प्रभावित होती है और मधुमिता शुक्ला की बहुत बड़ी मुरीद हो जाती है। और जैसे उस लड़की के बारे में जानने का प्रयास करती हैं और उन्हें जैसे पता चलता है कि ये मधुमिता शुक्ला भी लखनऊ के ही रहने वाली है, वैसे सावित्री मणि त्रिपाठी एक बार मधुमिता से जाकर के मिलती है और उनको उज्जवल भविष्य की कामना करती है और दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत होती है। और जैसे ही मधुमिता शुक्ला को सावित्री मणि त्रिपाठी लखनऊ आने का न्योता देती है और कहती है कि जैसे ही आप लखनऊ आइए मेरे घर पे जरूर आइएगा। और जैसे ही मधुमिता को पता चलता है कि ये अमरमणि त्रिपाठी जी की माँ है, वैसे ही मधुमिता शुक्ला भी उनसे काफ़ी प्रभावित हो जाती है। और उन्हें पता था कि उत्तर प्रदेश में अमरमणि जी की कद कितनी बड़ी है, वे भी कितनी लोकप्रिय नेता के तौर पर है, इसलिए वे झट से स्वीकार कर लेती हैं। और जैसे ही वे लखनऊ आती है वैसे ही अमरमणि त्रिपाठी के घर जाती है और उनके माँ से मिलती है। 2-4 बार मिलना आना जुना हुआ करता था कि एक दिन वे अमरमणि के माँ यानी सावित्री मणि त्रिपाठी से मिलने के लिए उनके घर पर जाती है। उस समय नेताजी यानी अमरमणि त्रिपाठी जी घर पे ही मौजूद रहते हैं और वहाँ उनकी पहली मुलाकात उनके घर पे ही अमरमणि त्रिपाठी की मधुमिता शुक्ला से होती है। चूँकि अमरमणि भी मधुमिता का नाम काफ़ी सुन चुके होते हैं, उसके बाद उन्होंने मधुमिता से कहा कि आज मैं चुनावी भाषण में जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ चंद लाइन लिख दो। उसके बाद तुरंत मधुमिता ने क्या किया, झट से 2 लाइन लिख करके उनको दे दिया। उसके बाद क्या था, भाषण की लाइन लिखवाने के बहाने दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे और यही मिलते मिलते कब दोनों एक दूसरे के करीब हो गए, शायद वे दोनों भी नहीं समझ पाए। उसके बाद दोस्तों क्या था, मधुमिता शुक्ला लखनऊ के निषादगंज के पेपर मिल कॉलोनी में 33/6 में रहती थी। शाम का वक्त था। 2 मोटरसाइकिल सवार मधुमिता के घर पे पहुंचते हैं
और मधुमिता अपने नौकर से कहती है कि जाओ चाय बना कर के लाओ। वे दोनों शख्स जाते हैं मधुमिता के साथ, अंदर बालकनी में बैठते हैं। तभी कुछ देर बाद गोली चलने की आवाज़ आती है और अंदर से नौकर जैसे ही बाहर आकर के देखता है तो मधुमिता शुक्ला नीचे गिर करके तड़प रही थी और वे दोनों व्यक्ति गोली मार करके दरवाज़ा बाहर से बंद करके मोटरसाइकिल से भाग गए। उसके बाद उनके नौकर ने क्या किया, शोर मचाया। शोर मचाने के बाद लेकिन वहाँ मौजूद भीड़ वे दोनों व्यक्ति को नहीं पकड़ पाई। उसके बाद दोस्तों क्या था, मधुमिता की जुड़वा बहन निधि शुक्ला को उनके नौकर ने फ़ोन करके सारी घटना की जानकारी दी। उसके बाद उनकी बहन वहाँ पहुँचती है और पहुँचने के बाद स्थानीय पुलिस को सूचना दी जाती है। उसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुँचती है। शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। होती है उसको लगता है कि यह हत्या लूटपाट के इरादे से की गई है, लेकिन जब ऊपर के अधिकारियों को पता चलता है कि निषादगंज जैसे एरिए में और इतनी हाई प्रोफाइल हत्या हो गई है, तो लखनऊ के बड़े अधिकारी भी उस समय मौके वारदात पर पहुंचते हैं और मधुमिता की डायरी, मोबाइल और अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों को अपने कब्जे में ले लेते हैं। कब्जे में लेने के बाद हत्या के पीछे की वजह को जानना शुरू कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा था और जिस हॉस्पिटल में मधुमिता के शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा था उस समय अमरमणि त्रिपाठी वहाँ मौजूद थे। मधुमिता शुक्ला का पोस्टमार्टम पूरा हो नहीं गया और जब तक वे लाश को उनके पैतृक जिले लखीमपुर खीरी के लिए भिजवा नहीं दिए, तब तक लखीमपुर खीरी के लिए शव निकल नहीं गया, तब तक अमरमणि त्रिपाठी वहाँ मौजूद रहे, मौके पर डटे रहे और परिवार का मनोबल बढ़ा। तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल जी को और कहा कि सर लाश को वापस बुलाइए, पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया गया है। उसके बाद जब पता चला तो लखनऊ एसएसपी ने मधुमिता की बहन निधि से संपर्क किया और निधि से सारे मामलों पे प्रकाश डाला और बताया कि इस तरह की रिपोर्ट हमें मिली हुई है। और उसमें निधि शुक्ला ने सहमति जताते हुए कहा कि ठीक है, अगर आपको दोबारा पोस्टमार्टम कराना है तो करा लीजिए। उसके बाद अग्रवाल जी तत्काल जो है टीम को निर्देश देते हैं कि बिना देर किए हुए शव को वापस लखनऊ बुलाओ, लखनऊ लेकर के आओ। उसके बाद शव को गुपचुप तरीके से लखनऊ लाया जाता है, फिर से पोस्टमार्टम कराया जाता है। तो उसमें पता चलता है कि मधुमिता शुक्ला के गर्भ में 7 महीने का बच्चा पल रहा होता है। उसके बाद अनिल अग्रवाल जी ने ये जानने का भरसक भर प्रयास किया कि आखिर मधुमिता शुक्ला के पेट में किसका बच्चा पल रहा है। उसके बाद उस बच्चे का डीएनए सैंपल लिया गया और अमरमणि त्रिपाठी जी का भी डीएनए सैंपल लिया गया। उसके बाद दोस्तों निधि शुक्ला जो थी वे थाने में जा कर के अमरमणि और उनके परिवार के खिलाफ जा कर के केस दर्ज करवाई हत्या का। लेकिन अमरमणि के परिवार के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, चूँकि अमरमणि का कद इतना बड़ा था कि अमरमणि पे कोई भी अधिकारी हाथ नहीं डालना चाह रहा था। उसके बाद दोस्तों उस समय जो है बसपा की सरकार थी, यानी मुख्यमंत्री मायावती थी। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर दबाव बढ़ा तो मायावती ने सीबीआई जांच न करा करके सीआईडी जांच भेज दिया गया। उधर दोस्तों जब डीएनए का रिपोर्ट आया उस बच्चे का और अमरमणि त्रिपाठी का, जब डीएनए सैंपल मैच हो गया तो उस समय के तत्कालीन एसएसपी अनिल अग्रवाल टोटल मामले को क्राइम ब्रांच में भेज देते हैं। क्राइम ब्रांच के एसपी राजेश पांडे जी होते हैं। राजेश पांडे जी ने पूरी ईमानदारी के साथ केस पे लग गए और जब जांच पड़ताल शुरू की तो उन्हें वहां से उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। उसके बाद बहन निधि शुक्ला ने
अमरमणि के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जगह जगह जा कर के धरने पे और अन्य पार्टियों से मिल करके और अमरमणि के खिलाफ मोर्चा खोलना जारी रखा। उसके बाद दोस्तों मायावती ने क्या किया, शीला हत्याकांड की जांच सीबीआई से न करा करके बल्कि सीआईडी से जांच कराने का निर्देश दे दिया। उसके बाद दोस्तों सीआईडी के भी कुछ अधिकारी जब ईमानदारी से उस केस का जांच कर रहे थे और एक दिन अमरमणि त्रिपाठी के घर पर पहुंच गए पूछताछ करने के लिए, उन्हें अगले ही दिन उन दोनों को भी सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद दो से ये खबर मिली कि उन दोनों सीआईडी के अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। उसके बाद मधुमिता की बहन निधि ने वहाँ पर जाकर के विरोध प्रदर्शन किया। अंत में मायावती जो उस समय की तत्कालीन मुख्यमंत्री थी, उन्हें अमरमणि को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। उसके बाद उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से मधुमिता शुक्ला की बहन निधि शुक्ला जाकर के मिली। उसके बाद जब पीएमओ का दबाव बना तो मायावती अंत में थक हार करके सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। उसके बाद दोस्तों सीबीआई आती है, सीबीआई जांच होती है। जांच में ये पता चलता है कि इस हत्या के पीछे अमरमणि ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा कुनबा लगा हुआ था। अमरमणि की पत्नी मधुमणि, उनके साले के लड़के और 2-3 अन्य लोग भी मौजूद थे। दोस्तों 2003 में जैसे ही पता चलता है कि अमरमणि और मधुमिता की करीबियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, वैसे मधुमणि का एक भाई का लड़का भतीजा होता है, उसको मधुमणि ने अमरमणि के पीछे लगा दिया था कि देखो ये कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं और किस प्रकार। एक दिन अमरमणि मधुमिता से मिलने के लिए निषादगंज के घर पहुंच जाते हैं और रोहित ने फ़ोन करके उन्हें बताया कि जो है आज अमरमणि मधुमिता के घर पे मिलने के लिए आए हैं। वैसे मधुमणि न देर करते हुए तत्काल हुए भी मधुमिता के घर पहुंच जाती हैं और दोनों को देख करके काफ़ी हंगामा खड़ा होता है। उसके बाद किसी तरह से समझा बुझा करके अमरमणि ने मधुमणि को अपने घर ले करके आए। उसके बाद दोस्तों मार्च 2003 में मधुमणि ने ये तय किया कि मधुमिता को अब रास्ते से हटाना होगा, चूँकि पानी सर के ऊपर जा चुका होता है। उसके बाद दोस्तों मार्च 2000 संतोष राय, रोहित चतुर्वेदी और मधुमणि का मीटिंग करवाया। मीटिंग में मधुमणि ने कहा कि तुम मधुमिता की हत्या करो और जो है पैसे की चिंता मत करो। संतोष राय जो होता है वो अपने एक सहयोगी प्रकाश पांडे के साथ मिल करके मधुमिता शुक्ला की हत्या कर देता है। उसके बाद दोस्तों दिसंबर 2003 में सीबीआई ने सारे मामले की रिपोर्ट जब सबमिट किया तो पता चला कि इस हत्याकांड में अमरमणि की पत्नी मधुमणि, उसके बाद जो है उनके एक रिश्तेदार रोहित चतुर्वेदी, किलर संतोष राय, प्रकाश पांडे और अन्य 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर सबको जेल भेज दिया। उसके बाद दोस्तों हाईकोर्ट से उन लोगों को आजीवन कारावास की सजा हो गई। लेकिन दोस्तों अच्छे काम की वजह से 2023 में तत्कालीन योगी जी की सरकार ने उनके अच्छे बर्ताव के कारण सजा को माफ़ कर दिया। फिलहाल वे लोग इस समय जेल से बाहर हैं। तो दोस्तों अगले किसी वीडियो में सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों फिर आपसे एक वही अनुरोध है, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा हौसला और भी बढ़ता रहे और हम आपके लिए इसी तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो बना करके लाते रहें। नमस्कार।